वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.3 उपसमुच्चय या सबसेट्स। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। माना कोई समुच्चय ए है, उसके अवयव है 1, 3, 5, 8। एक समुच्चय ए का अवयव है, 3 भी समुच्चय ए का अवयव है, 5 भी समुच्चय ए का अवयव है और 8 भी समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या कितनी है? काउंट करो, 1, 2, 3, 4। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय में कुल अवयवों की संख्या उस समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या से कम होगी या उसके बराबर होगी। यानी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, प्रत्येक उपसमुच्चय में कुल अवयवों की संख्या 4 से कम होगी या फिर 4 के बराबर होगी। इतना समझ में आया? अब हम समुच्चय ए के उपसमुच्चय बनाने के लिए क्या करते हैं, उस समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। एक को मैंने क्या किया, मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। ऐसे ही 3 को मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। मझला ब्रैकेट 5 समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। ऐसे ही 8 को बनाने के लिए मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। अगर मुझे 2 अवयवों का बनाना है तो मैं क्या करूँगी, कोई से भी 2 अवयव ले लो और उनके बीच में कोमा लगा दो। 3 ले लिया, 8 ले लिया, बीच में कोमा लगा दिया और मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। ऐसे ही आप कोई से भी 3 अवयवों का बना सकते हो। जैसे कि मैंने 1, 5 और 8 ले लिया, बीच में कोमा लगा दिया और मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो गया। आप चाहो तो 4 अवयवों का भी बना सकते हो। 4 अवयव ले लिए मैंने, 1, 3, 5, 8 और क्या कर दिया, मझले ब्रैकेट में बंद, ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। यानी ए खुद का उपसमुच्चय खुद ही हो गया। इसका मतलब है प्रत्येक समुच्चय के 2 उपसमुच्चय तो फिक्स होते हैं, एक तो वो खुद, इसके अलावा रिक्त समुच्चय फाई। जैसे कि समुच्चय ए का उपसमुच्चय एक तो वो खुद हो गया, इसके अलावा प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय फाई, ये भी उपसमुच्चय होता ही होता है। और प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चयों को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन फाई होता है, अपवाद एक्सेप्शन होता है, उसको मझले ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। समझ में आया? मैंने कोई उपसमुच्चय मान लिया क्या, b बराबर 3, 8, 7, 9 और एक मान लिया समुच्चय मैंने क्या, 3 और 9। तो देखो यहाँ पे 3 समुच्चय ए का अवयव है, दिख रहा है आपको 3, और 3 किसका अवयव है, समुच्चय बी का अवयव है। 9 समुच्चय ए का अवयव है और 9 समुच्चय बी का भी अवयव है। यहाँ से देखो आप, 3 समुच्चय ए का अवयव है, बिल्कुल है, यही लिखा है। 3 समुच्चय बी का अवयव है, बिल्कुल है। 9 समुच्चय ए का अवयव है, बिल्कुल है। 9 समुच्चय बी का अवयव है। तो इसका मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कहाँ पे दिख रहा है हमको, समुच्चय बी में दिख रहा है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ए क्या हो गया, समुच्चय बी का उपसमुच्चय बन गया। कौन सा बन गया, ए बी का उपसमुच्चय बन गया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिख रहा है ये जो, इसका मतलब यही है। यानी अगर ए समुच्चय ए के सारे अवयव है, वो कहाँ पे है, समुच्चय बी में है, तो ए बी का उपसमुच्चय बन जाएगा। इतना समझ में आया? इस प्रतीक का मतलब है, ये तो होता है उपसमुच्चय, यहाँ पे जो भी होगा उपसमुच्चय ए बी का उपसमुच्चय, किसका, बी का, या फिर ए बी में अंतर्विष्ट है। अगर इस साइन में यहाँ पे काट दूँ मैं, तो इसका मतलब है ए बी का उपसमुच्चय नहीं है या ए बी में अंतर्विष्ट नहीं है। मेरे स्कूल में टोटल 100 विद्यार्थी है और कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है, 20। तो 20 विद्यार्थी कहाँ से उठ के आ रहे हैं, उसी का हिस्सा है ना, वो पूरी स्कूल के विद्यार्थियों का एक भाग, छोटा सा भाग है। तो इसका मतलब कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी उस स्कूल के सभी विद्यार्थियों में आ रहे हैं। तो इसलिए कक्षा 10 के विद्यार्थी क्या हो गए, उपसमुच्चय हो गए, किसके, पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का। तो यही दे रखा है, देखो यहाँ पे x आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, y आपकी कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, y का प्रत्येक अवयव x का भी अवयव है। यानी कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी किस में आ रहे हैं, कुल विद्यार्थियों का हिस्सा है, कुल विद्यार्थियों में आ रहे हैं वो, इसलिए y x का उपसमुच्चय हो जाएगा। यानी उपसमुच्चय या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। आया समझ में? आगे देखो, समुच्चय ए बराबर 3, 8, 9 मझला ब्रैकेट 5, 6 मझला ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने मंझले ब्रैकेट है। देखो एक, ये एक मंझला ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, इसके अवयव होंगे, चाहे से वो किसी भी फॉर्म में हो। जैसे 3 हो गया, आगे कॉमा लग रहा है, ठीक है। अगला अवयव 8, अगला अवयव 9। अब ये मंझला ब्रैकेट 5,6 ये पूरा अपने आप में एक अवयव है। इसका मतलब है ये समुच्चय ए है, तो इसमें मंझले ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव आ रहे हैं अवयव, वो सारे इसके अवयव होंगे। तो मंझले ब्रैकेट के अंदर 3 आ रहा है, 3 ए का अवयव हो गया, ठीक है। और मंझले ब्रैकेट के अंदर और क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कॉमा लगा के, तो 8 भी समुच्चय ए का अवयव हो गया। आगे 9 आ रहा है, तो 9 भी समुच्चय ए का अवयव है। आगे क्या आ रहा है, कॉमा लगा के, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है वो अपने आप में एक अवयव है। यानी मंझला ब्रैकेट 5,6 ये समुच्चय ए का अवयव है। समझ में आया। समुच्चय बी मान लो आप, 3,8,9, ठीक है, कॉमा मंझला ब्रैकेट 5,6, आगे 5,6, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, 5 इस समुच्चय का अवयव है क्या, नहीं है। अगर ये मंझला ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पे कॉमा लगा के 5,6 फिर मंझला ब्रैकेट बंद ऐसे होता, तो हम बोल सकते थे कि 5 अलग से आता, तो हम बोल सकते थे कि 5 समुच्चय ए का अवयव है और 6 भी समुच्चय ए का अवयव है। लेकिन 5 और 6 यहाँ पे अलग से नहीं आ रहा ना, ये अवयव अलग है, ये अपने आप में एक अवयव है, ये 5 अलग है और ये पूरा अवयव अलग है। तो अगर यहाँ पे कॉमा लगा के 5,6 ऐसे आता, तो हम बोल सकते कि 5 इस समुच्चय ए का अवयव है और 6 भी समुच्चय ए का अवयव है। तो 5 और 6 अलग से नहीं आ रहे, इसलिए 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो अवयव नहीं होता उसके लिए यहाँ पे हम एक कट कर देते हैं। तो 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 6 भी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, समुच्चय बी को देख लेते हैं एक बार। देखो समुच्चय बी 3,8,9 मंझला ब्रैकेट 5,6 मंझला ब्रैकेट बंद कॉमा 5,6, ठीक है। तो देखो इस समुच्चय बी में, इस समुच्चय बी में इसके अलावा 5 अलग से आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 समुच्चय बी का अवयव है। और 6 भी अलग से आ रहा है, इसका मतलब 6 समुच्चय बी का अवयव है। समझ में आया। यानी ये अलग से आएंगे तो ही हम इनको अवयव मानेंगे। ये जो हल है ये तो अलग अवयव, अपने आप में एक अलग अवयव है। और 5 अगर हमको यहाँ पे अलग से दिख रहा है कहीं, तो हम बोल सकते हैं कि 5 जो समुच्चय का अवयव है, अलग से नहीं दिख रहा, इसका मतलब 5 इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ठीक है। और 6 भी अलग से नहीं दिख रहा, इसलिए 6 भी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और 5 किसका अवयव है, इस समुच्चय बी का अवयव है। क्यों, अलग से हमको दिख रहा है। और 6 भी किसका अवयव है, समुच्चय बी का, क्योंकि हमको अलग से दिख रहा है इनके अलावा। समझ में आया। यानी जब भी हम अवयव लेंगे तो अवयव जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, मंझले ब्रैकेट में जैसे लिख रहे हैं उसको बाहर उठा के वैसे रख दो। जब भी ये वाला साइन आता है, मतलब ये इसका अवयव है, तो जैसा अंदर आ रहा है वैसा का वैसा ही बाहर लिख दो। देखो ऐसे मंझले ब्रैकेट के साथ कॉमा लगा के ऐसे आ रहा है, तो जैसा है वैसा ही बाहर उठा के रख दिया, और ये क्या हो गया, समुच्चय ए का अवयव बन गया। समझ में आया। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, 1,5,7,8,9 समुच्चय बी है 5,7, तो 5 किसका अवयव है, समुच्चय बी का, और 7 किसका अवयव है, समुच्चय बी का। 5 इधर भी आ रहा है कि देखो 5 समुच्चय ए का अवयव बिल्कुल है, 7 समुच्चय ए का अवयव है। तो इसका मतलब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में दिख रहा है हमको, इसलिए बी क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय बन गया। बी क्या बन गया, उपसमुच्चय बन गया ए का। आया समझ में। आगे देखो समुच्चय ए में कौन से अवयव है, 3, 6, 8, 4, और बी में है 5। एक बार के लिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कोई समुच्चय बी है, ठीक है, उसके अवयव है 5, 3, ठीक है। तो अब समुच्चय बी के अवयव कौन से हो गए, देखो 5 समुच्चय बी का अवयव हो गया, 5 समुच्चय बी में दिख रहा है, 3 समुच्चय बी में दिख रहा है, इसलिए 3 भी समुच्चय बी का अवयव हो गया। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो 3 किसका हो गया, समुच्चय ए का अवयव, 6 भी समुच्चय ए का अवयव है, 8 भी समुच्चय ए का अवयव है, 4 भी समुच्चय ए का अवयव है। और इस समुच्चय बी का अवयव कौन सा है, मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 5, तो 5 क्या हो गया, समुच्चय बी का अवयव। समझ में आया। तो 5 समुच्चय बी का तो अवयव है, यानी 5 समुच्चय बी का अवयव है। यहाँ फिर इसको ऐसे लिखते हैं, बी किसके बराबर है, मंझले ब्रैकेट 5 के बराबर है ना। तो 5 इस समुच्चय का तो अवयव है, लेकिन किसका अवयव नहीं है, 5 आपको इसमें दिख रहा है कि समुच्चय में नहीं दिख रहा ना अलग से, तो 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है उसका, इसलिए बी क्या होगा, बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए बी इसका उपसमुच्चय भी नहीं होगा। इसको काट देते ना। अब देखो अगर ए में देखो यहाँ पे अलग से होता, 5 ए का अवयव कब होता, अगर ए में ऐसे होता
3,6,8,4, ठीक है। और यहाँ पे फाई अलग से दिखता है आपको। अगर यहाँ पे देखो अलग से दिख रहा है ना फाई, तो हम बोल सकते थे कि फाई समुच्चय ए का अवयव है। तो फाई हमको समुच्चय ए में किधर भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब फाई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। समझ में आया? देखो यहाँ पे फाई अलग से दिखता तो हम बोलते हैं कि फाई समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन यहाँ पे आपको फाई अलग से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए फाई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आगे देखो एग्जाम्पल अगला, ए बराबर मझला ब्रैकेट 2 3 मझला ब्रैकेट 3 कॉमा मझला ब्रैकेट 5,6 8 मझला ब्रैकेट बंद, बी है मझला ब्रैकेट 5,6 कॉमा मझला ब्रैकेट 3 मझला ब्रैकेट। तो देखो इसके अवयव कौन कौन से हो गए, एक बार के लिए इसके अवयव देख लेते हैं। 2 किसका अवयव है? ए का। आगे क्या आ रहा है? कॉमा। 3 हो गया समुच्चय ए का अवयव। आगे क्या है? जैसा है वैसा का वैसा उठा लो, तो ये किसके साथ है? मझले ब्रैकेट के साथ। तो मझला ब्रैकेट 3 ये क्या हो गया? समुच्चय ए का अवयव। आगे ये कैसा है? मझला ब्रैकेट 5,6, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? समुच्चय ए का अवयव। जैसा है वैसा का वैसा उठाना है। 8 क्या हो गया? समुच्चय ए का अवयव। समझ में आया? इसमें देखो मझले ब्रैकेट के अंदर जो जैसे है ना उनको वैसे के वैसे उठा के रख दो। तो देखो यहाँ पे मझला ब्रैकेट 5,6, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बी का अवयव। अब ये क्या है? मझला ब्रैकेट 3 है, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बी का अवयव। यानी जब भी हम अवयव लिखेंगे तो उस समुच्चय के अंदर जैसा है वैसा का वैसा उठा के बाहर रख दो। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मझला ब्रैकेट 5,6 ये किसका अवयव है? समुच्चय बी का। और मझला ब्रैकेट 5,6 किसका है? समुच्चय ए का अवयव। और मझला ब्रैकेट 3 ये किसका अवयव है? समुच्चय बी का। और मझला ब्रैकेट 3 समुच्चय ए का भी अवयव है। इसका मतलब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हमें समुच्चय ए में नजर आ रहा है, इसलिए बी क्या हो गया? ए का उपसमुच्चय। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखो, ए बराबर मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी होंगे उसके अवयव हो जाएंगे। तो क्या हो गया? 2 समुच्चय ए का अवयव हो गया। आगे क्या है? 3 भी समुच्चय ए का अवयव हो गया। आगे क्या है? मझला ब्रैकेट 3 ये भी समुच्चय ए का अवयव हो गया। आगे क्या है? मझला ब्रैकेट 5,6 ये भी क्या हो गया? समुच्चय ए का अवयव। और 8 ये भी समुच्चय ए का अवयव हो गया। और बी में देखते हैं, बी में क्या है? मझले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 है, तो 5 क्या हो गया? समुच्चय बी का अवयव। 6 क्या हो गया? समुच्चय बी का अवयव। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे देखो 5 किसका अवयव है? समुच्चय बी का। और 5 समुच्चय ए में दिख रहा है क्या आपको? ही मैंने क्या बोला था? 5 अलग से दिखना चाहिए, यानी कॉमा लगा के यहाँ पे 5 होता तो हम बोल सकते थे कि 5 समुच्चय ए का अवयव है। तो वो 5 यहाँ आपको अलग से कहीं नहीं दिख रहा ना, ये तो अपने आप में एक अलग अवयव है पूरा, ठीक है। इसको हम 5 नहीं मानेंगे, 5 अलग हो गया। 5 जब होता जब यहाँ पे कहीं पे कॉमा लगा के 5 होता। तो 5 समुच्चय बी का तो अवयव है, लेकिन 5 क्या है? समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और 6 समुच्चय बी में है, लेकिन 6 आपको इसमें अलग से दिख रहा है क्या? कॉमा लगा के 6 से दिख रहा है कि कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो 6 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इसलिए समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए बी क्या हो गया? बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय भी नहीं है। फिर आया समझ में? एकल समुच्चय, यदि किसी समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो इसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम काउंट करें या गिने तो एक आए तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि इसमें कितने अवयव है? टोटल एक ही अवयव है, जैसे कि 7 लिख दिया यहाँ पे। कितने अवयव है? एक है टोटल, तो एकल समुच्चय। आगे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आगे देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन 1 2 3 डैश डैश। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। ये किसका साइन है? इनफाइनाइट या अनंत। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय डब्लू 0 से शुरू होती है 1 2 3 4 डैश डैश। पूर्णांकों का समुच्चय जेड में -3 -1 -2 0 1 2 3, यानी माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0, ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू कैसी होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है? एलिमेंट ऑफ जेड, यानी पूर्णांकों की समुच्चय के अवयव है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक, यानी माइनस ये वाली संख्या, ठीक है। और हर या क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी नीचे कभी भी क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय उसको टी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है? रियल नंबर्स में से परिमेय संख्याओं को हटा दो। रियल यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो क्या बच जाएगी? अपरिमेय संख्या है, यानी एक्स है, इसका मतलब सच दैट या इस प्रकार है कि
कोई संख्या x इस प्रकार है कि वो किसका अवयव है, रियल नंबर्स का, यानी वास्तविक संख्या है, वो संख्या है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आ रही है, और क्या नहीं है, किसका अवयव नहीं है, परिमेय संख्याओं का अवयव नहीं है, यानी वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? यानी वो संख्या वास्तविक तो है लेकिन परिमेय नहीं है। देखो इसको ऐसे देखते हैं, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, किससे बनते हैं, रेशनल नंबर, और क्या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो किससे बना होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, आगे देखो, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अगर कोई संख्या है अभाज्य संख्या, उन पे हम वर्गमूल का साइन लगा दे या अंडर रूट का साइन लगा दे तो वो संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जैसे कि 2, 13, 15, 17, ये सारी क्या अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्याओं पे मैं वर्गमूल का साइन लगा दूँ या अंडर रूट का साइन लगा दूँ या उसकी घात 1/2 कर दूँ, एक ही बात है, तो वो क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, यानी दशमलव यानी पॉइंट, किसी संख्या में पॉइंट के बाद में वो शांत हो ही नहीं रही, आगे बढ़ती जा रही। देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है लेकिन लास्ट में कभी बंद ही नहीं हो रही, आगे संख्या आती जा रही, खत्म नहीं हो रही, वो अशांत। उसके बाद में अनावर्ती, अनावर्ती यानी रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, यानी दशमलव के बाद में चेक करेंगे, अगर दशमलव के बाद में संख्याओं का कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे अनावर्ती बोलते हैं। अब पैटर्न रिपीटेशन का मतलब जैसे पॉइंट के बाद में 45 आ रहा है, ठीक है, डैश डैश डैश, तो इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, 45 पैटर्न रिपीट हो रहा है। या फिर जैसे कि 935, ठीक है, तो इसमें भी क्या एक पैटर्न रिपीट हो रहा है डैश डैश करके। तो जिसमें एक पैटर्न रिपीट होता है वो क्या होती है, आवर्ती, और जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता दशमलव के बाद तो वो अनावर्ती। समझ में आया, दशमलव संख्या यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया समझ में। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या आर या रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय T, ये सारी संख्याएं मिला के क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं R। अब देखो यहाँ पे उपसमुच्चय की बात कर लेते हैं हम। प्राकृत संख्याओं की जितनी भी संख्या ये सारी की सारी, ये कहाँ पे दिख रही है हमको, इसमें आ रही ना, ये पूर्ण संख्याओं में। इसका मतलब n क्या हो गया, किसका उपसमुच्चय हो गया, W का। और ये सारी संख्याएं किस में आ रही है, Z में भी आ रही है, तो n किसका उपसमुच्चय हो गया, Z का। और ये सारी संख्याएं किसमें, परिमेय संख्याओं में भी आएगी, तो n किसका उपसमुच्चय हो गया, Q का। आगे रियल नंबर्स R, वास्तविक संख्याओं R में तो सब आती है, प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण भी आती है, पूर्णांक भी आता है, परिमेय अपरिमेय सब आता है, तो ये सारे के सारे किसके उपसमुच्चय हो जाएंगे, वास्तविक संख्या R के। तो देखो n किसका उपसमुच्चय हो गया, R का। तो मैंने ये बताया, देखो n किसका, W का उपसमुच्चय हो गया, और n Z का भी हो गया, n क्यूब का भी उपसमुच्चय हो गया, n R का भी उपसमुच्चय हो गया। लेकिन अपरिमेय संख्या, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या देखो ऐसी हो गई, पॉइंट वाली इस तरीके की फॉर्म में हो गई, पाई हो गई, रूट में हो गई, इस तरीके से। तो प्राकृत संख्या आपको अपरिमेय संख्याओं में कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय T का उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको कहाँ दिख रही है, 0, 1, 2, 3, 4 Z में, यानी W किसका उपसमुच्चय हो गया, Z का, यहाँ पे देखो, ठीक है। और W और किसका हो गया, परिमेय संख्याओं का भी होता है Q, क्योंकि Q में सारी संख्या आती है 0, 1, 2, 3, 4। W किसका हो गया, Q का भी हो गया। आगे वास्तविक संख्याओं में तो सारी संख्या आती है, तो W किसका हो गया, वास्तविक संख्याओं का भी उपसमुच्चय बन गया। देखो W किसका उपसमुच्चय हो गया, R का। आगे लेकिन W किसका उपसमुच्चय नहीं है, अपरिमेय संख्याओं का, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में तो कुछ टाइप की संख्या आती है। आया समझ में, यहाँ पे ये लिख रहा है पूर्णांकों का समुच्चय Z। अब देखो प्लस माइनस वाली और 0 ऐसी संख्या किसमें आती है, परिमेय संख्याओं में, तो Z किसका उपसमुच्चय हो गया, Q में। और वास्तविक संख्या है R, इसमें तो सारी संख्या आती है, तो Z किसका उपसमुच्चय हो गया, R का भी हो गया, तो Z किसका हो गया, R का भी हो गया, और Z Q का भी हो गया, ठीक है। लेकिन Z किसका नहीं होगा, T का नहीं होगा। देखो ऐसी संख्या आपको यहाँ पे दिख रही है कभी, ये अलग है, इन दोनों में दिन रात का डिफरेंस है, ये सारी संख्या इसमें कहीं नहीं आ रही है, तो Z किसका उपसमुच्चय नहीं होगा, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय T का उपसमुच्चय नहीं होगा, ये लिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया। आगे देखो परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q। परिमेय संख्या एक किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या के दो भाग है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या सारी किस में आती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स में आती है।
तो क्यू किसका उपसमुच्चय हो गया? आर का। देखो क्यू किसका हो गया? कहाँ देखो, क्यू आर का उपसमुच्चय हो गया। समझ में आया? आगे देखो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय टी। तो अपरिमेय संख्या होती है ना, ये सारी किस में आती है? वास्तविक संख्या आर क्या होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या सारी कहाँ पे आ रही है? वास्तविक संख्याओं में आ रही है। तो अपरिमेय संख्या किसका उपसमुच्चय हो गया? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उपसमुच्चय बन गया। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, टी किसका उपसमुच्चय हो गया? अपरिमेय संख्या किसका उपसमुच्चय बन गई? वास्तविक संख्याओं का, क्योंकि वास्तविक संख्या आर क्या होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय। आया समझ में? आगे देखो अंतराल की बात कर लेते हैं। x का मान 2 से 6 के बीच में है। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे x की साइड कितना मुंह है? 2 मुंह है, ठीक है। तो जिसकी साइड 2 मुंह होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो x की साइड 2 मुंह है, इसलिए x क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? 2 से। x 2 से बड़ा है। आगे x की साइड क्या है? 1 मुंह है। 1 मुंह है, इसलिए x छोटा हो गया किससे? 6 से। यानी x 2 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। यानी x का मान 2 से 6 के बीच में है, या x का मान 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, कैसे भी बोल लो। समझ में आया? तो जब भी ये वाला साइन आता है, x का मान 2 से 6 के बीच में है, 2 से बड़ा है या 6 से छोटा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? छोटा वाला ब्रैकेट 2,6, छोटा वाला ब्रैकेट 2,6। इसका मतलब है इसमें 2 और 6 नहीं आ रहे, यानी 2 और 6 को शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल 2 और 6 के बीच की संख्याओं को शामिल कर रहे हैं। समझ में आया? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने मान लिया x क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से आ रहा है, ये मैंने माना है, ठीक है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। x प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। तो 2 और 6 के बीच में क्या आता है? देखो 2 को हमको शामिल नहीं करना, ठीक है। 2 से बड़ा और 6 से छोटा, तो इसका मतलब है 2 और 6 को शामिल नहीं करना। इस ब्रैकेट का मतलब ये लिख लो, ये लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, और क्या 6 से छोटा? 6 से छोटा 5। 2 और 6 को शामिल नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में? ऐसे ही अगला देखो, x का मान क्या है? 2 के बराबर है। देखो ये वाला जो साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है? x क्या है? बड़ा है। x किससे बड़ा है? 2 से। अगर मैंने नीचे ये साइन लगा दिया तो इसका मतलब बराबर है। x 2 से बड़ा भी है और बराबर, दोनों हो सकता है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। समझ में आया? या तो बराबर या बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। समझ में आया? और ऐसे ही देखो, मैंने x की साइड क्या है? 1 मुंह, तो x क्या है? छोटा है 6 से। अगर ये साइन लगा दिया इसका मतलब बराबर। x 6 से छोटा भी हो सकता है, 6 के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया x 2 के बराबर भी है और x 2 से बड़ा भी है। इसका मतलब x 6 के बराबर भी है, 6 से छोटा भी है। यानी x का मान 2 से 6 तो 6 के बीच में तो है, लेकिन x का मान 2 के बराबर भी है और 6 के बराबर भी है। तो जब ये वाला साइन आ जाए तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? ये वाला। इसका मतलब 2 शामिल है, उसको 2 शामिल है, जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है वो उसमें शामिल है। अगर ये वाला चिन्ह आ गया, ठीक है, ऐसा वाला बड़ा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब वो संख्या, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे 6 लिखा है 2,6, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 शामिल है और यहाँ पे 6 भी शामिल है। या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो देखो हमको 2 से 6 के बीच की वैल्यू लेनी पड़ी, 3, 4, 5 आ गई, और हमको 2 को शामिल करना है। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब है 2 के बराबर है, तो बड़े ब्रैकेट का मतलब भी 2 के बराबर है, तो 2 भी ले लिया। बड़े ब्रैकेट का मतलब 6 के बराबर है, इसलिए 6 ले लिया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बराबर। तो 6 के बराबर है, इसलिए 6 ले लिया। यानी जब भी बड़ा ब्रैकेट आए या फिर ऐसे वाले साइन आए, तो इसका मतलब है उस संख्या को हमको शामिल करना है। और अगर छोटा ब्रैकेट आ गया और सिंगल ऐसे वाले साइन आ गए, तो इसका मतलब उस संख्या को शामिल नहीं करना है, केवल उनके बीच की संख्याओं को शामिल करना है। आया समझ में? तो देखो 2 ले लिया, 2 के बाद में 3, 4, 5, और आगे क्या है? 6, तो 6। और x क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव, इसलिए प्राकृत संख्या ली है। आगे देखो x का मान 2 से 6 के बीच में है। देखो x का मान क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक है, और x का मान क्या है? 6 से छोटा है या 6 के बराबर भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसा वाला साइन आता है तो छोटा ब्रैकेट, ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट लिया कोमा, और मैंने क्या बोला? ऐसा वाला साइन आएगा तो क्या? बड़ा ब्रैकेट, यानी उसको शामिल करना है या वो उसके बराबर है। तो ऐसा वाला साइन आ गया तो यहाँ पे क्या? बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसका मतलब है मुझे 2 को तो शामिल नहीं करना, छोटा ब्रैकेट आ गया ना, तो यानी इसका मतलब ये देखो, यहाँ से देखो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या हो गया? 3, और इसका मतलब 2 को शामिल नहीं करना, तो 3, 4, 5, उसके बाद में 6। 6 को क्यों लिया? क्योंकि इसका मतलब है 6 के बराबर है। और इस ब्रैकेट का मतलब, बड़े ब्रैकेट का मतलब 6 को शामिल करना है, तो 6 को शामिल करना है, इसलिए 6 लिखा। यानी हर ब्रैकेट में उसके बीच की संख्या है तो आएगी, लेकिन
ये जो वाले ब्रैकेट होते हैं, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, इसका मतलब उस संख्या को शामिल नहीं करना। और अगर बड़ा ब्रैकेट आ गया और ऐसा वाला चिन्ह आ गया, इसका मतलब उस संख्या को शामिल करना है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट आ गया और ये वाला चिन्ह आ गया, इसका मतलब 6 को शामिल करना है। और ये वाला आ गया और यहाँ पे ऐसा वाला चिन्ह आ गया, देखो 2, इसका मतलब 2 को शामिल नहीं करना है, इसलिए हमने 2 को नहीं लिया। आया समझ में? अब देखो x का मान क्या है, 2 से 6 के बीच में है, यानी x का मान 2 से बड़ा है या उसके बराबर है। 2 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी है। और x का मान क्या है, 6 से छोटा है। एक मुंह ना एक साइड, x का मान 2 से बराबर या 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी 2 से 6 के बीच में तो उसके मान आएंगे, लेकिन शामिल किसको करना है, केवल मैंने क्या बोला, ये वाला साइन होगा तो शामिल करेंगे। तो यानी 2 के यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, बड़ा ब्रैकेट, यानी 2 को शामिल करना है। और ये वाला चिन्ह आ गया, इसका मतलब छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब शामिल नहीं करना, यानी 6 को शामिल नहीं करना। देखो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब 6 को शामिल नहीं करना मुझे। और ये वाले चिन्ह का मतलब भी 6 से छोटी है, यानी 6 को शामिल नहीं करना। 6 से छोटी है, 6 के बराबर नहीं है। और ये x क्या है, प्राकृत संख्याओं के अवयव है। तो 2 से 6 के बीच की संख्या लिख लो पहले तो आप। 3, 4, 5 लिख ली मैंने, ठीक है। ये तो हमेशा उसके मतलब उसके बीच की संख्या तो हमेशा आएगी आएगी। अब हमें देखना है किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना। तो 6 के आगे कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, ये वाला छोटा ब्रैकेट, तो यानी 6 को शामिल नहीं करना। देखो ऐसा वाला चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब 6 को शामिल नहीं करना, तो 6 को शामिल नहीं किया मैंने। आगे बड़ा ब्रैकेट लग रहा है या फिर ऐसा वाला चिन्ह लग रहा है, तो यानी 2 को शामिल करना है हमको, तो 2 को शामिल किया है। आया समझ में? अब देखो अंतराल समझ लेते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको। जब भी ये बड़ा ब्रैकेट आए या ऐसा वाला ये चिन्ह आता है, ऐसा वाला, ऐसा या ऐसा, तो यानी इसका मतलब क्या है, बंद अंतराल। क्या है, समवृत्त या फिर बंद अंतराल। क्या, समवृत्त या बंद अंतराल। और अगर ऐसा वाला चिन्ह आए या फिर ये चिन्ह आए, ठीक है, ऐसा छोटा ब्रैकेट आए और क्या ऐसा वाला या ऐसा वाला चिन्ह आए, तो क्या बोलेंगे उसको, खुला या विवृत अंतराल। क्या, खुला या विवृत अंतराल, यानी उस संख्या को शामिल नहीं करना, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, खुला या विवृत अंतराल। और ये क्या हो गया, देखो ये मेरी क्या हो गई, दाहिने हाथ की साइड या राइट साइड हो गई, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगी दाईं ओर से, ये समवृत्त या बंद अंतराल। ये कैसा हो गया, बंद, जिसमें बड़ा ब्रैकेट आए या फिर ऐसे वाले ये चिन्ह आए, तो क्या बोलेंगे, समवृत्त या बंद अंतराल। और ये क्या हो गया, इसमें क्या है, देखो ये छोटा ब्रैकेट है, ये क्या बड़ा ब्रैकेट, तो दाईं ओर, मेरी दाहिने हाथ की साइड राइट हैंड साइड ये हो गई, तो दाईं ओर से तो क्या हो गया, बंद अंतराल, और बाईं ओर से खुला अंतराल, ठीक है। यानी ये वाला चिन्ह आया तो यानी दाईं ओर से बंद अंतराल और बाईं ओर से कैसा, खुला अंतराल। अब ये वाला दाईं ओर से खुला है ये, तो दाईं ओर से खुला अंतराल और बाईं ओर से बंद अंतराल। समझ में आया? अब देखो आगे देखो, उचित समुच्चय या और अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ए और बी 2 उपसमुच्चय है, सो ये समुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, और ए और बी समान समुच्चय नहीं है, यानी ए और बी के अवयवों की संख्या या फिर उनके अवयव समान नहीं है, तो वो दोनों असमान समुच्चय होते हैं। असमान समुच्चय की परिभाषा मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। जब भी ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे, इसका मतलब ए और बी असमान समुच्चय नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब है, एग्जाम्पल समझो आप इसको, ए बराबर क्या, 1 2 3, और बी में क्या, 1 2 3 4 अवयव है। तो यहाँ पे देखो एक कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है, एक ए का अवयव है, ठीक है, और एक बी में आ रहा है, क्या, एक बी का भी अवयव है, बिल्कुल है। 2 किसका अवयव है, 2 ए का अवयव है, और 2 बी का भी अवयव है। 3 किसका अवयव है, ए का अवयव है। 3 कहाँ पे दिख रहा है, बी में, 3 बी का भी अवयव है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में दिख रहा है, इसलिए ए क्या हो गया, बी का उपसमुच्चय हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, काउंट करो 4, तो इनके अवयवों की संख्या बराबर नहीं है। आगे 4 किसका अवयव है, समुच्चय बी का अवयव है, ठीक है, लेकिन 4 आपको ए में दिख रहा है क्या, लेकिन 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यानी समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या भी समान नहीं है और इनके अवयव भी समान नहीं है। सारे के सारे अवयव जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है। समझ में आया? यानी असमान समुच्चय कौन से होते हैं, अगर उनमें अवयवों की संख्या समान नहीं हो या फिर उनके अवयव भी समान नहीं हो, तो वो असमान समुच्चय होते हैं। तो ए और बी क्या हो गए, असमान समुच्चय। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए बी का उपसमुच्चय भी हो गया, ए और बी असमान समुच्चय भी हो गए, इसलिए ए बी का कैसा उपसमुच्चय बन गया, उचित उपसमुच्चय। समझ में आया? जब भी ए बी का उपसमुच्चय है और ए और बी क्या असमान समुच्चय है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। और इसके ऑपोजिट हम क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलते हैं, जो बड़ा वाला है, जिस समुच्चय में से हम उपसमुच्चय ले रहे हैं, तो बी ए का क्या बन जाएगा, अधिसमुच्चय या फिर सुपरसेट। समझ में आया? अब देखो जो मैंने अभी पिछले पेज पे किया था,
सेम वो ये यहाँ पे जो रेड लाइन है इसका मतलब क्या है, उन अवयवों को हम शामिल कर रहे हैं, और जो ब्लैक है उसको हम शामिल नहीं कर रहे। देखो ये वाला ब्रैकेट आ गया, छोटा ब्रैकेट आ गया, तो इसका मतलब एक को शामिल नहीं करना, तो एक को शामिल नहीं किया तो ब्लैक से, ठीक है। और जिसको शामिल करना है ए और बी के बीच की संख्या आएगी, तो मैंने बीच वाली लाइन रेड, ठीक है। और किसको शामिल करना है, ये वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब बी को शामिल करना है, तो बी को शामिल करना है तो रेड। समझ में आया। और यहाँ पे ए का मान क्या है, बी से छोटा है। ऐसे देखो विवृत या खुला अंतराल में, देखो यहाँ पे देखो खुला अंतराल मैंने बोला इस वाले ब्रैकेट में शामिल नहीं करना होता, तो यानी ए को भी शामिल नहीं करना, बी को भी शामिल नहीं करना। तो रेड से क्या है, केवल ए और बी के बीच की संख्या, ठीक है। और सब में ए का मान बी से छोटा है, सब में। आगे देखो इसमें क्या है, दोनों में क्या है, बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब ए और बी के बीच की संख्या तो शामिल होगी, ए और बी भी शामिल होंगे। देखो रेड से ना, दोनों रेड कर रखा है, इसका मतलब ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और ए और बी के बीच की संख्या भी शामिल है। यानी ये जो गोला है ना, ये ए को दर्शा रहा है और दूसरा गोला बी को दर्शा रहा है। समझ में आया। आगे देखो यहाँ पे क्या, बड़ा ब्रैकेट, इधर क्या है, बड़ा ब्रैकेट, यानी ए को शामिल करना है, तो ए को शामिल करना है तो रेड, और ए और बी के बीच की संख्या यानी रेड लाइन, ठीक है। अब ये छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब बी को शामिल नहीं करना है, तो बी को शामिल नहीं करना है, इसलिए इसमें क्या आ गया, ब्लैक वाला। जिसको शामिल करना है उसको हमने रेड से दिखा रखा है, जिसको शामिल नहीं करना है उसको किस दिखा रखा है, ब्लैक से। आया समझ में। और सब में ए का मान बी से छोटा है। तो देखो जो मैंने पिछले पेज पे किया था वही कंसेप्ट है, सेम ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए, प्रत्येक समुच्चय युग्म के मध्य सही प्रतीक भरिए। अब देखो यहाँ पे पहला देखते हैं हम, फर्स्ट फाई समुच्चय बी का अवयव है क्या, ये बोल रहा है, क्या नहीं उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो 1 5 9, ठीक है। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, प्रत्येक समुच्चय के 2 उपसमुच्चय फिक्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक समुच्चय फाई। तो ये कथन क्या हो गया, बिल्कुल सत्य। हम लिख देंगे प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया। अगला देखो ए और बी की बात कर रहा है। ए बराबर क्या है, 1,3, और बी बराबर क्या है, 1,5,9, ठीक है। तो हमको चेक करना है, एक समुच्चय ए का अवयव है, दिख रहा है आपको ए में, ठीक है। एक समुच्चय बी में दिख रहा है, दिख रहा है। अब 3 को चेक कर लो, 3 समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन 3 समुच्चय बी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ से देख लो, ए किधर है, इधर है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें दिख रहा है कि बी में नहीं दिख रहा। ऐसा ही लिखा है, देखो 3 समुच्चय बी का अवयव नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय भी नहीं है। समझ में आया। आगे देखो थर्ड, ए बराबर क्या है, 1,3, सी बराबर क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक समुच्चय ए का अवयव है, बिल्कुल है। एक समुच्चय सी में दिख रहा है, दिख रहा है। और 3 समुच्चय ए का अवयव है, 3 समुच्चय सी का अवयव है। इसका मतलब ए सी का क्या हो गया, उपसमुच्चय। यहाँ से देख सकते हो आप, देखो एक यहाँ पे है, ठीक है, एक इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। इसका मतलब ए सी का क्या हो गया, उपसमुच्चय, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सी आएगा ना। आगे देखो फोर्थ, बी और सी की बात कर रहा है। तो देखो बी में यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ, स्पेस कम है मेरे पास। एक क्या है, समुच्चय बी का अवयव है, और 5 और एक समुच्चय सी का अवयव है क्या, एक समुच्चय सी का भी है, ठीक है। और 5 समुच्चय बी का अवयव है, और 5 समुच्चय सी का भी अवयव है। 9 समुच्चय बी का अवयव है, 9 समुच्चय सी का भी अवयव है। इसका मतलब बी किसका उपसमुच्चय हो गया, सी का। यहाँ से देख लो आप, 1 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, ठीक है। तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। समझ में आया। आगे देखो एग्जाम्पल 10, माना AEIOU समुच्चय है, बी बराबर ABCD। क्या ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो यहाँ से देखो आप, ए समुच्चय ए में है, बी में भी है, ठीक है। ई समुच्चय ए में है, लेकिन समुच्चय बी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, देखो ई किसका अवयव है, ए का, लेकिन ई किसका अवयव नहीं है, बी का। तो इसलिए
ए क्या हो गया, बी का उपसमुच्चय नहीं है। आगे देखो, माना ए बी सी 3 समुच्चय है, ए किसका अवयव है, बी का, बी किसका उपसमुच्चय है, सी का, और क्या ये सत्य है कि ए सी का उपसमुच्चय होगा, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो मान लेती हूँ मैं एक समुच्चय है, उसका अवयव क्या है, 7 है, ठीक है, और ए किसका अवयव है, बी का, तो अब समुच्चय बी में क्या होगा, समुच्चय बी का अवयव ए है, तो ए तो आएगा ही आएगा इसमें, और एक में अपनी तरफ से क्या मान लेती हूँ, कुछ भी मान लो, 6 मान लो। समझ में आया। अब ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, ए की जगह क्या है, मजला ब्रैकेट 7, ठीक है, कोमा 6। देखो यहाँ से देखो, आपको दिख रहा होगा ए समुच्चय बी का अवयव है ना, ए क्या है, समुच्चय बी का अवयव है, यानी मजला ब्रैकेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की जगह क्या है, मजला ब्रैकेट 7, ये क्या है, समुच्चय बी का अवयव है। इतना समझ में आया। आगे देखो सी, सी क्या है, बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो मैं सी में क्या होंगे, सी के जितने भी अवयव होंगे तो उसमें बी के अवयव तो आएंगे आएंगे, क्यों, क्योंकि बी सी का उपसमुच्चय, इसलिए तो बी के अवयव ले लो पहले तो, ठीक है, मजला ब्रैकेट 7 6, और इसके अलावा सी में मैंने अपनी तरफ से क्या जोड़ दिया, जैसे कि मैंने 8 जोड़ दिया अपनी तरफ से, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से देखो आप, बी का अवयव मजला ब्रैकेट 7 बी का अवयव है, और वो सी में भी है, ठीक है, बी का अवयव 6, वो कहाँ पे, सी में भी दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब बी किसका उपसमुच्चय बन गया, सी का, तो ये भी सही बात हो गई अपनी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं, तो ए का अवयव क्या है, 7, तो 7 किसका अवयव है, ए का, तो ए, ये 7 कहाँ पे दिखना चाहिए आपको, सी में भी दिखना चाहिए, तो 7 अलग से दिख रहा है क्या, आप बोलोगे मजला ब्रैकेट 7, मैंने क्या बोला था, ये क्या अपने आप में एक अलग अवयव है, मजले ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव आएंगे जिस फॉर्म में होंगे वैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे मजला ब्रैकेट 7 ये इस फॉर्म में है, तो ये सी का अवयव है, यहाँ पे 7 आपको अलग से दिखता, अगर मैंने क्या बोला अलग से दिखना चाहिए, कोमा लगा के 7, ठीक है, ऐसे अगर अलग से दिखता 7 तो हम बोल सकते थे कि 7 सी का अवयव है, तो इसका मतलब 7 क्या है, यहाँ पे 7 नहीं दिख रहा ना आपको सी में, तो 7 सी का अवयव नहीं है, मजला ब्रैकेट 7 ये सी का अवयव है, ना कि 7 है, ठीक है, मजला ब्रैकेट 7 अलग होता है, 7 अलग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मजला ब्रैकेट 7 ये क्या है, सी का अवयव नहीं है, क्यों, सॉरी सी का अवयव है, ये तो सी का अवयव है, लेकिन जो 7 है वो ए का अवयव है, लेकिन 7 किसका अवयव नहीं है, सी का अवयव नहीं है, तो इसलिए ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं है, और एग्जाम्पल हमने दे दिया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। यहाँ से आप वापस देख लो एक बार, देखो ए का अवयव क्या है, 7, 7 ए का अवयव है, लेकिन 7 आपको सी में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे मजला ब्रैकेट नहीं होता और यहाँ पे कॉमा लगा के 7 होता फिर मजला ब्रैकेट होता, तो हम बोल सकते थे कि 7 समुच्चय सी का अवयव है, यानी 7 हमको अलग से दिखता, तो 7 क्या है, समुच्चय सी का अवयव नहीं है, इसलिए ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पे सी का अवयव कौन सा है, मजला ब्रैकेट 7, ये समुच्चय सी का अवयव है, और मजला ब्रैकेट 7 और 7 ये दोनों अलग अलग अवयव है। समझ में आया। आगे देखो, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उपसमुच्चय है। ये हम देखो पहले पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उपसमुच्चय है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, आगे देखो, ए संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है। तो 56 के सभी भाजक निकाल लेते हैं पहले हम। 56 बराबर क्या होता है, 1 गुणा 56, ठीक है, 2 गुणा 28 और 4 गुणा 14, और क्या होता है 4 के बाद में किसका भाग जाता है इसमें, 4 के बाद में 8 का, 8 गुणा 7, ठीक है। अब देखो, और इसके अलावा कोई है क्या, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो देखो कितने हो गए इसके भाजक, भाजक यानी जिस संख्या का उसमें भाग दे सकते हैं, यानी जैसे कि 10 है, 10 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 0 शेषफल बच गया और 5 बार गया। तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 10 के लिए भाजक हो गया। समझ में आया भाजक क्या होता है। तो ऐसे ही 56 के भाजक कौन कौन से हो गए, 56 के भाजक हो गए 1 2 4 7 8 और क्या 28 और क्या 56। समझ में आए, और क्या 14, हाँ 14 भी हो गया। ठीक है,
ये क्या हो गया 56 के भाजक, और ये क्या है समुच्चय ए है। समझ में आया। अगला देखो बी क्या है, संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजक। अब इसमें से अभाज्य भाज्य छाट लो आप। अभाज्य कौन से हो गए इसमें से, देखो एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 अभाज्य है, 4 भी अभाज्य नहीं है, 7 अभाज्य है, 2 और 7 केवल 2 अभाज्य संख्या है इनमें सब में, ठीक है। 2 और 7 क्या है अभाज्य संख्या, तो बी क्या हो गया 2 और 7 अभाज्य भाजकों का समुच्चय। तो यहाँ पे देखो 2 इसमें है बी में, 2 4 में भी है, 7 बी में है, 7 किस में है ए में भी है। इसका मतलब बी किसका उपसमुच्चय हो गया ए का। समझ में आया। तो ये कथन भी क्या हो गया सत्य। आगे देखो समुच्चय ए बराबर 1 3 5 एक्स संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तो ए बराबर बी। तो इसको हम संख्या 6 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या लिख लो पहले तो आप 1 2 3 4 5। अब इसमें से क्या छाट लो विषम, तो विषम संख्या कौन सी हो गई 1 3 5। तो इसका मतलब समुच्चय बी में कौन से अवयव आ गए 1 3 5 विषम प्राकृत संख्या है। ये देखो समुच्चय ए सेम है, तो दोनों में अवयवों की संख्या भी समान है, दोनों के अवयव भी बराबर है, तो ये क्या हो गए समान समुच्चय ए बराबर बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो इसका मतलब ए किसके बराबर हो गया बी के। तो दोनों कथन तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो ये कथन भी क्या हो गया सत्य है। आगे देखो सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दर्शाते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय जेड के लिए परिमित संख्याओं का समुच्चय क्यू या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल से आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे आपकी दादाजी की फैमिली है, उसमें से मैंने आपके चाचा जी के परिवार को अलग से ले लिया, तो चाचा जी का परिवार है, चाचा जी के परिवार के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो गया यूनिवर्सल सेट दादाजी का परिवार, यानी वो उधर से उठ के आया ना। और अगर ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आपका परिवार, आपके 4 दादाजी है ना, 4 दादाजी है, तो 4 दादाजी का पूरा परिवार, उसमें से आपके परिवार को छांटना है, तो आपके परिवार के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो गया चारों दादाजी का परिवार, क्योंकि आप उनमें से निकल के आ रहे हो ना, यानी उनका ही एक हिस्सा हो। तो यानी सार्वत्रिक समुच्चय हर केस में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बोलूँ पूर्णांकों के समुच्चय जेड के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू क्या हो सकता है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी पूर्णांकों की समुच्चय जेड ये क्या है किसका उपसमुच्चय है क्यू का उपसमुच्चय है ना, यानी क्यू में से ही आते हैं ये सारे के सारे, या फिर जेड के सारे अवयव क्या है क्यू में है, या फिर जेड के जितने भी अवयव होते हैं वो क्यू का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए जेड के लिए क्यू क्या हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। समझ में आया। जेड के लिए क्यू सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ऐसे ही जेड किसका उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, यानी जेड के जितने भी अवयव वो किस में आते हैं आर में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। तो जेड के लिए आर क्या हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, यानी अलग अलग केस में जो हमको दे रखा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे हम। समझ में आया। अब प्रश्नावली 1.3 2 3 4 देखो यहाँ पे 2 किधर है इस समुच्चय में, 2 इधर भी है, 3 इसमें है, 3 इधर भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ये क्या हो गया इसका उपसमुच्चय। ठीक है। आगे देखो ए इधर है, ए इसमें नहीं है लेकिन, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया उपसमुच्चय नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड में क्या होगा, आपको वैसे लिखना है कि जैसे कि 2 ए का अवयव है समुच्चय मान लो, दूसरे वालों को समुच्चय बी मान लो, ठीक है, 3 ए का अवयव है, 3 बी का भी अवयव है, और 4 ए का अवयव है, ठीक है, और 4 बी का भी अवयव है, तो ए क्या हो गया बी का उपसमुच्चय। इस प्रकार से आपको सबको लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो देखो सेकंड वाला देखो ए किसका अवयव है समुच्चय ए मान लो पहले वाले को, अगले वाले को समुच्चय बी, लेकिन ए समुच्चय बी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया। आगे देखो एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यानी कक्षा 11 के विद्यार्थी और उस स्कूल के कुल विद्यार्थी, उस स्कूल के सारे विद्यार्थियों में से अगर मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को ले रही हूँ तो कक्षा 11 के विद्यार्थी उसका छोटा सा पार्ट है ना, या फिर कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी उन कुल कक्षा के विद्यार्थियों में शामिल है, तो यानी कक्षा 11 वाले विद्यार्थी क्या हो गए उपसमुच्चय हो गए किसका उस स्कूल के कुल विद्यार्थियों का उपसमुच्चय बन गए। तो यही बोल रहा है, तो ये क्या हो गया इसका उपसमुच्चय हो गया, यहाँ पे क्या आएगा इसका उपसमुच्चय। ये एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसको देखो आप ऐसे समझो, ये कोई वृत्त है समतल में, ठीक है, तो वृत्त कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, काफी सारे वृत्त। और इस साइड दूसरी साइड क्या है एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है,
उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इधर एक ही वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे आपको इधर दिख रहे हैं क्या, ये सारे के सारे इधर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। आया समझ में? उपसमुच्चय होने के लिए वो सारे के सारे दूसरे उस समुच्चय में दिखने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, उसके उपसमुच्चय होंगे। इसमें तो केवल एक ही दिख रहा है, इतने सारे वृत्त तो दिख ही नहीं रहे इसमें सारे के सारे, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। समझ में आया? आगे देखो, एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। तो देखो मैंने त्रिभुज ये बना लिए बहुत सारे इधर, ठीक है, ये इधर त्रिभुज इतने सारे, ये बोल रहा है त्रिभुज है, ये नहीं बोल रहा कैसा त्रिभुज है। और इस साइड क्या है, एक्स समतल में स्थित आयत है। इधर क्या है, आयत है, आयत मुझे नहीं पता कैसे भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपको इधर दिख रहे हैं क्या, ये त्रिभुज इस आयतों में दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे ना, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया? आगे देखो, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स समतल में स्थित त्रिभुज है, तो देखो इधर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, फिक्स है। आगे इधर क्या है, इधर देखो ऐसे त्रिभुज भी हो सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, और क्या समकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के त्रिभुज, इधर सारे टाइप के त्रिभुज है इस साइड। तो इसका मतलब, और हो सकता है इधर क्या है, समबाहु त्रिभुज भी हो, जो इधर है ना वो भी हो सकता है, इधर समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, समबाहु त्रिभुज आपको इस त्रिभुजों के समुच्चय में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया। समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों के समुच्चय का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। समझ में आया? एक्स समप्राकृत संख्या है। सेवंथ क्या है, एक्स क्या है, मैंने समुच्चय ए मान लेती हूँ उसको, समप्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, तो एक के बाद में सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 डैश डैश, ठीक है। और बी क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों में क्या आता है, डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो देखो जितने भी दो यहाँ पे है, दो समप्राकृत संख्या है, 2 इसमें भी आएगा, पूर्णांक में आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, 4 इधर है, 4 इधर भी आगे किधर आएगा, 6 इसमें, 6 भी आएगा इसमें। तो इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया। समझ में आया? अगला देखो, जांचिए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कॉमा बी मझला ब्रैकेट, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये दे रखा है क्वेश्चन में मुझे। तो देखो मैं इसको पहले वालों को ए समुच्चय मान लेती हूँ, एक इसका एक समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है, और ए इसका भी अवयव है क्या, ए समुच्चय बी का भी अवयव है, और बी समुच्चय ए का अवयव है, बी समुच्चय बी का भी अवयव है। तो क्या हो गया, एक इसका हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया। यहाँ से देख लो आप, ए यहाँ पे, ए इधर भी है, बी इसका अवयव है, बी इसमें भी है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय। जबकि इसमें दे क्या रखा है, समुच्चय नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये कथन क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो मैं केवल यहाँ पे जो सही एक्सप्रेशन है वो लिख रही हूँ केवल, तो ये गलत। आगे, ए ई, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो हमको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत। और सही कौन सा है, ये वाला। अब असत्य भी लिख दो, यहाँ पे असत्य लिख दो, असत्य बोल रखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए समुच्चय मान लेती हूँ पहले वाले को, ए समुच्चय का अवयव है, ई भी समुच्चय का अवयव है, और ए समुच्चय बी में भी है, ई समुच्चय बी में भी है, इसका मतलब एक इसका हो गया बी का उपसमुच्चय। यहाँ से देखो, ए इसमें है, और इसमें क्या होता है, ए ई आई ओ यू होते हैं सारे स्वर, ठीक है। तो ए इधर भी है, ई इधर है, ई इसमें भी है, तो इसका मतलब ये पहला वाला इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य। तो ये तो क्या हो गया, सत्य। थर्ड वाला, 1 2 3 1 3 5 है ना, क्या है, 1 2 3, आगे क्या बोल रखा है, उपसमुच्चय है 1 3 5 का, 1 3 5 का, ठीक है। तो देखो एक किसका है, समुच्चय ए मान लेती हूँ, एक ए का है, एक का बी में भी है, 2 समुच्चय ए में है, 2 लेकिन समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन भी गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। यहाँ से भी देख लो आप, एक इधर है, इधर है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, ठीक है, 2 दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो ये वाला कथन क्या है,
असत्य है, ये असत्य हो गया। और सेकंड वाला क्या है, सत्य। और ये फर्स्ट वाला क्या था यहाँ पे, असत्य था, ठीक है। और फोर्थ वाला देखो अब, मजला ब्रैकेट ए, मजला ब्रैकेट ए बी सी, मजला ब्रैकेट ए किसका उपसमुच्चय, मजला ब्रैकेट ए बी सी। तो पहले वालों को क्या मान ले तुम्हें, समुच्चय ए, तो ए किसका अवयव है, ए का, ए किसका, समुच्चय बी का भी अवयव है। इसका मतलब सही है कथन, बिल्कुल सही बात है, ए किसका उपसमुच्चय हो गया, बी का। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ए इधर है, ए इधर भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य कथन। अगला देखो, समुच्चय ए, ये ए बी सी का अवयव है, देखते चेक करते हैं, फिफ्थ है ना, मजला ब्रैकेट ए, ये क्या इसका अवयव है, ए बी सी का, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ, पहले वालों को ए, तो ए किसका अवयव है, ए का अवयव है ना। एक सेकंड, मैंने क्या मान लिया, बी को मान लिया, बी किसको मान लिया, मजला ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब देखो बी के अवयव कौन कौन से हैं, ए बी का अवयव है, ठीक है, बी भी क्या है, बी का अवयव है, सी भी क्या है, बी का अवयव है। यहाँ पे मजला ब्रैकेट ए आपको दिख रहा है कि किधर, मजला ब्रैकेट ए ऐसा दिख रहा है कि अवयव नहीं दिख रहा ना, तो मजला ब्रैकेट ए किसका अवयव नहीं है, बी का अवयव नहीं है। बी के केवल 3 ही अवयव दिख रहे हैं मुझे इधर, देखो ए दिख रहा है, ठीक है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, तो ये तीनों किसके अवयव है, इस समुच्चय बी के अवयव है। लेकिन मजला ब्रैकेट ए ऐसा कैसा आपको दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ पे जैसे कॉमा होता और मजला ब्रैकेट जैसा है वैसा, तो ऐसा आपको किधर दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा ना ऐसा, तो इसका मतलब मजला ब्रैकेट ए ये क्या है, समुच्चय बी का अवयव नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर किसी को अवयव बनाना आपको, तो अवयव क्या होने के लिए क्या होना चाहिए, उस समुच्चय में जैसा है वैसा का वैसा उठा के बाहर रख दो। तो यहाँ पे मुझे समुच्चय बी के केवल 3 अवयव दिख रहा है, देखो एक तो ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन मजला ब्रैकेट ए सेम ऐसा का ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। इसका मतलब मजला ब्रैकेट ए ये किसका अवयव नहीं है, इस समुच्चय का अवयव नहीं है। समझ में आया, तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, असत्य है। आगे देखो, x संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है, तो पहला क्या हो गया, संख्या 6 से छोटी क्या हो गई, समप्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या हो गई, 6 से छोटी 2 और 4, ठीक है। आगे 6 से छोटे देखो, 1 से स्टार्ट होती प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5, इनमें से सम संख्या छाट लो, 6 से छोटी 2 और 4 हो गई। x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। आगे समुच्चय भी क्या है, प्राकृत संख्या जो कि संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखो 36 के मैं क्या कर लूँ, गुणनखंड निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो 36 बराबर क्या होता है, एक तो 36 गुणा 1 होता है, और क्या होता है 2 गुणा 18 होता है। आगे 3 गुणा कितना होता है, 12 3 36, और क्या होता है 6 गुणा 6 होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है 4 गुणा 9 होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या आपको, दो 4 6 8 और 1 9, बस यही दिख रहा है। तो समुच्चय बी क्या हो गया मेरा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, टोटल कितने अवयव हो गए, 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 3 9 अवयव हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, आप चेक करो, 2 इस समुच्चय ए में है, 2 इधर भी है, 4 ए में है और 4 बी का भी अवयव है। तो ए क्या हो गया, बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय। समझ में आया, ए क्या हो गया, बी का उपसमुच्चय। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जी दे रखा है इसका उपसमुच्चय, तो यानी ये कथन भी क्या हो गया, सत्य है। आया समझ में। अगला देखो, माना ए बराबर 1 2 3 3 4 5, कौन सा कथन सही है, तो पहला चेक करते, देखो 3 4 मजला ब्रैकेट, ये इसका उपसमुच्चय है क्या, तो मैं बोलूंगी नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो तो ये तो क्या हो गया, असत्य है। पहला कथन क्या हो गया, असत्य। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अवयव लेंगे। तो इसका अवयव क्या है, 3 4, ये क्या है, इसका अवयव है, ना कि उपसमुच्चय है। देखो यहाँ से देखो,
मैंने क्या बोला था, अवयव क्या होता है, जैसा का है वैसा को उठा के बाहर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका अवयव बन जाएगा। तो देखो एक है, एक समुच्चय एक अवयव है, ठीक है, दो भी समुच्चय एक अवयव है, और 3,4, ये 3,4 मजला ब्रैकेट 3,4 ये अपने आप में क्या है, पूरा एक अवयव है समुच्चय का। और 5 5 भी समुच्चय एक अवयव है। अगर मुझे इस किसी भी समुच्चय के अवयव को उपसमुच्चय बनाना है तो मैंने क्या बोला था, उसे मजले ब्रैकेट में बंद कर दो आप। तो अगर मुझे इसे उपसमुच्चय बनाना है, इसका अवयव 3,4 मजला ब्रैकेट क्या है, इसका अवयव है। और अगर मुझे इसे उपसमुच्चय बनाना है तो मैं क्या बोलूँगी, इसे क्या कर दूंगी, मजले ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, इस समुच्चय का उपसमुच्चय। यानी किसी भी समुच्चय के अवयव को उपसमुच्चय बनाने के लिए वो जैसा है, जैसा लिखा हुआ है वैसा, हमें कोई मतलब नहीं उसमें मजला ब्रैकेट है क्या है कुछ है, अवयव जैसा होता है वैसा का वैसा उठा के रख देंगे तो वो अवयव हो जाएगा, ठीक है। और अगर अवयव में मजले ब्रैकेट में बंद कर देंगे अवयव को तो वो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। समझ में आया। तो 3,4 मजला ब्रैकेट ये तो क्या है, समुच्चय का अवयव है। और इसे अगर हमें उपसमुच्चय बनाना है तो उपसमुच्चय के लिए क्या करूंगी, मैं इस अवयव को मजले ब्रैकेट में बंद कर दूंगी तो ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन जाएगा। समझ में आया। तो सही कथन कौन सा है, ये वाला। तो ये पहला कथन क्या हो गया, असत्य है। और सेकंड क्या है, 3,4 मजला ब्रैकेट क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला 3,4 मजला ब्रैकेट, उसके बाद में वापस से मजला ब्रैकेट, ये समुच्चय ए का अवयव है। तो देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, तो ये भी कथन सत्य है। और एक समुच्चय ए का अवयव है क्या, एक समुच्चय में दिख रहा है ना आपको, देखो तो एक समुच्चय ए का अवयव है, देखो यहाँ पे है ना एक, तो ये कथन भी क्या हो गया, सत्य है। आगे है, एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, एक इसका उपसमुच्चय है, तो देखो ये असत्य हो गया। कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, समुच्चय ए के उपसमुच्चय बनाने के लिए उसके अवयव को हम क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो एक क्या है, इसका अवयव है ना कि उपसमुच्चय है। और इसको मैं उपसमुच्चय बनाने के लिए क्या करूंगी, इसको मझले ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। अब ये क्या हो गया, समुच्चय ए का उपसमुच्चय बन गया। समझ में आया। तो यानी ये क्या हो गया, असत्य हो गया ये कथन। सही कथन क्या है, एक का अवयव है और इसका उपसमुच्चय क्या हो गया, इसको मझले ब्रैकेट में बंद करूंगी मैं, तो क्या बन जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय। सही कथन ये है। समझ में आया। तो ये फिफ्थ वाला क्या हो गया, गलत। अब सिक्स वाला देखो, 1 2 5। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं ए को लिख लेती हूँ, कौन सा, ये 6 वाला, ठीक है। ए बराबर लिख लेती हूँ पहले। ए बराबर क्या है, 1, 2, मजला ब्रैकेट 3,4 मजला ब्रैकेट बंद मजला ब्रैकेट, ठीक है। अभी क्या है, 1 2 5, एक समुच्चय अगला मैंने बी मान लिया, 1 2 5, ठीक है। तो एक किसका अवयव है, बी में दिख रहा है ना आप एक, और एक कहाँ, ए में भी दिख रहा है। और 2 समुच्चय बी का अवयव है, 2 समुच्चय ए का भी अवयव है। 5 समुच्चय बी का अवयव है, 5 समुच्चय ए का भी अवयव है। इसका मतलब बी किसका उपसमुच्चय हो गया, ए का। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, देखो एक किधर है, इधर है, एक इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। इसका मतलब इस समुच्चय के सारे अवयव किधर है, इसमें है। तो ये क्या हो गया, इसका ए का उपसमुच्चय बन गया। तो ये कथन 6 वाला क्या हो गया, सही, ठीक है। 6 वाला सत्य है। अब 7 वाला चेक करो, 1 2 5, 1 2 5 समुच्चय ए का अवयव है क्या, ठीक है। अब देखो 7 वाला चेक करती हूँ मैं, इसमें क्या दे रखा है, मजला ब्रैकेट 1 2 5, ये क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। तो ये क्या है, 1 2 5, अब ये भी मैंने देखा है 1 2 5 ये समुच्चय का उपसमुच्चय है, ना कि अवयव है। समझ में आया। तो ये कथन क्या है, गलत। और वैसे भी देखो आप यहाँ से चेक करोगे ना, तो समुच्चय के देखो कौन कौन से अवयव है। एक क्या है, समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है। और दो समुच्चय ए का अवयव है। और मजला ब्रैकेट 3,4 ये पूरा अपने आप में समुच्चय ए का अवयव है। और 5 भी समुच्चय ए का अवयव है। तो मजला ब्रैकेट 1, 2, 5 ऐसा कैसा, सेम। अगर यहाँ पे ऐसा होता, जैसे कोमा लगा के मजला ब्रैकेट 1, 2, 5 होता, फिर मजला ब्रैकेट होता, फिर मजला ब्रैकेट बंद होता, तो हम मान सकते थे कि ये समुच्चय ए का अवयव है। यानी जैसा इसमें, जैसा इधर है वैसा का वैसा समुच्चय ए में होता, तो हम मान लेते कि ये समुच्चय ए का अवयव है। लेकिन ऐसा कैसा आपको समुच्चय ए में दिख रहा है कि किधर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये समुच्चय ए का अवयव नहीं है। समझ में आया। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत। अब देखो 1 2 3 ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है क्या, तो चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, एक दो तीन ना, मझला ब्रैकेट 1, 2, 3 ये क्या है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। तो देखो एक समुच्चय ए का अवयव है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, बी मान लेती हूँ इसको। तो एक समुच्चय बी का अवयव है और एक क्या समुच्चय ए में भी है, ठीक है। इधर ऊपर से देख लो आप। और दो समुच्चय बी में है और 2 समुच्चय ए में भी है।
लेकिन तीन तीन समुच्चय बी का अवयव है, लेकिन तीन क्या समुच्चय ए का अवयव है क्या? नहीं है तीन। तो इसका मतलब बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ से अब चेक करो, आप देखो एक इसमें है, ठीक है, इधर है, दो इसमें है, इसमें भी है। अब तीन, तीन आपको अलग से दिख रहा है कि किधर? मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कॉमा लगा के तीन अलग से दिखता है, यानी तीन अलग से दिखता हो तो हम बोल सकते थे कि तीन ए का अवयव है। तीन हमको अलग से नहीं दिख रहा, इसका मतलब तीन समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो अगर तीन इधर है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी ये इसका उपसमुच्चय भी नहीं होगा। तो इसमें क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? आप देखो ऐसे भी देख सकते हो, अगर जैसे ये तीन है, ठीक है, यहाँ पे तीन दे रखा है ना, अगर यहाँ पे अलग से कॉमा लगा के तीन होता तो हम बोल सकते थे कि तीन समुच्चय एक अवयव है। ये तो अलग अवयव है अपने आप में, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक अलग अवयव है। मजला ब्रैकेट 3,4 ये अलग अवयव है और तीन अलग अवयव है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। समझ में आया? तो तीन इस समुच्चय का तो अवयव है जो दे रखा है, लेकिन तीन इसमें नहीं है, ए में, इसलिए ये इस ए का उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया? तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत। आगे देखो, फाई ए का अवयव है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? अवयव है, अवयव है। तो फाई आपको कॉमा लगा के कहीं अलग से दिख रहा है क्या? ऐसे समुच्चय ए में आपको कहीं पे भी फाई दिख रहा है ऐसा? अगर कॉमा लगा के यहाँ पे फाई होता कहीं पे भी, मतलब फाई कहीं पे भी इस समुच्चय ए में दिखता हमको, तो हम बोल सकते थे कि फाई समुच्चय ए का अवयव है। लेकिन फाई आपको किधर भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है किधर? नहीं दिख रहा, इसका मतलब फाई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। समझ में आया? तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया? फाई समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ठीक है, ये होगा सही एक्सप्रेशन। आगे, फाई समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो ये तो बिल्कुल है, मैंने स्टार्टिंग बताया था प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता ही होता है, ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? सत्य। आगे, मजला ब्रैकेट फाई ये ए का उपसमुच्चय है, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको, रिक्त समुच्चय फाई उसको मजले ब्रैकेट में कभी बंद नहीं करते हम, बाकी जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उनको मजले ब्रैकेट में बंद करते हैं, लेकिन फाई ऐसे अकेले आता है उसको कभी भी मजले ब्रैकेट में बंद नहीं करते। तो ये क्या हो गया? गलत। तो फाई को उपसमुच्चय बनाने के लिए मजले ब्रैकेट में कभी बंद नहीं करेंगे, तो ये इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत। सही कथन कौन सा है? फाई अकेला आता है, ये मजले ब्रैकेट के साथ कभी नहीं आता, ठीक है, तो फाई किसका उपसमुच्चय? ए का है, ना कि मजला ब्रैकेट फाई, ठीक है। अगर फाई मजले ब्रैकेट में आता है उसको गलत हो जाएगा, फाई हमेशा सिंगल आता है, बिना ब्रैकेट के आता है मजले ब्रैकेट के, ठीक है, मतलब रिक्त समुच्चय की बात करें, रिक्त समुच्चय फाई केवल। आगे देखो, निम्न समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो देखो इसका क्या हो गया? ए हो गया, खुद का उपसमुच्चय वो खुद होता है, और दूसरा क्या होता है? रिक्त समुच्चय फाई। तो पहले के दो उपसमुच्चय बन गए कौन कौन से? मजला ब्रैकेट ए और एक फाई। सेकंड वाले का एक तो फाई हो जाएगा, एक वो खुद हो जाएगा ए बी, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? एक अवयव ले लो ए, और एक क्या हो गया? बी को ले लिया, मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, चार हो गए इसके, ठीक है। अब तीसरा देखो, 1 2 3 का, एक तो फाई हो गया, एक क्या हो गया? वो खुद हो गया, 1 2 3। अब एक को ब्रैकेट में बंद कर दो तो एक ही हो गया, दो को मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक ही हो गया, तीन को मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक उपसमुच्चय ये वाला बन गया। और अब दो अवयवों का ले लो, एक और दो को मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब दो और तीन को मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, आगे एक और तीन को मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब तीन अवयवों का हो गए सारे, एक दो आठ अवयव, आठ उपसमुच्चय बन गए इसके, ठीक है। आगे देखो फोर्थ वाला, तो मुझे पता है फाई का उपसमुच्चय क्या होता है? फाई होता है, और तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका फाई हो गया। फिफ्थ वाला देखो, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है, या फिर एक्स कोई वास्तविक संख्या है। तो -4 से 6, तो मैंने क्या बोला था, जब भी ये वाला साइन आएगा तो इसका मतलब छोटा ब्रैकेट, यानी उसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो -4 ये वाला साइन आ रहा है तो ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला साइन आएगा तो इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट, यानी उसको शामिल करना है। तो यानी 6 को शामिल करना है, कॉमा लगा के 6, तो फर्स्ट का ही हो गया। अब सेकंड का क्या है? दोनों में ये वाला साइन आ रहा है, यानी छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, यानी उन संख्याओं को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? -12, -10। अब थर्ड वाले में क्या आ रहा है? जीरो के साथ क्या आ रहा है? ये वाला चिन्ह, यानी बड़ा ब्रैकेट, यानी उसको शामिल करना है, ठीक है। तो जीरो के साथ क्या आएगा? बड़ा ब्रैकेट, और 7 के साथ कैसा आ रहा है? 7 के साथ ये वाला चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब छोटा ब्रैकेट, यानी उसको शामिल नहीं करना। तो 0,7। अब फोर्थ में क्या? दोनों में ये वाला चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट, या फिर उसको शामिल करना है। समझ में आया? जब ऐसा वाला चिन्ह आएगा यानी उसके बराबर है, या उसको शामिल करना है, या बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। 3,4 बड़ा ब्रैकेट, देखो समझ में आया? -4,6 बड़ा ब्रैकेट,
और -12 कॉमा -10 छोटा ब्रैकेट दोनों साइड, और 0,7 0 की साइड बड़ा ब्रैकेट, 7 के साथ छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे 3,4 दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, आगे देखो, निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो देखो इसको समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखेंगे आप, पहले को मान लेती हूँ मैं x कोई संख्या है, वो इस प्रकार है कि x किसका अवयव है, x इज एलिमेंट ऑफ r, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहाँ पे x का मान क्या है, -3 से 0 के बीच में, यही होता है। छोटे ब्रैकेट का मतलब, अगर छोटा ब्रैकेट होगा तो क्या आएगा, ये वाला साइन आएगा, मैंने बताया था ना, छोटा ब्रैकेट होगा तो ये वाला साइन आएगा ना, इसका मतलब उन संख्याओं को शामिल नहीं करना है। ऐसे ही दूसरा लिख लो, x इस प्रकार है कि सच दैट x क्या है, वास्तविक संख्याओं का अवयव है, जहाँ पे x का मान क्या है, 6 से 12 के बीच में। मैंने बोला बड़ा ब्रैकेट आएगा तो कौन सा वाला चिन्ह आएगा, ये बराबर वाला, यानी 6 और 12 को शामिल करना है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला, x इज एलिमेंट ऑफ r, जहाँ x का मान क्या है, 6 से 12 के बीच में ना, 6 से 12 के बीच में तो है, और साइन कौन सा लगाना है, देखो जब बड़ा ब्रैकेट आता है तो कौन सा लगाता है, बड़ा ब्रैकेट आता है तो मैंने क्या बोला था, ये वाले चिन्ह के लिए। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट आ रहा है तो ये वाला चिन्ह, ठीक है, छोटा ब्रैकेट आ रहा है तो केवल ये, तो 6 की साइड छोटी, ये वाला छोटा ब्रैकेट है तो यानी 6 को शामिल नहीं करना, तो इसलिए ये वाला चिन्ह। समझ में आया। आगे देखो फोर्थ वाला, x इज एलिमेंट ऑफ r, जहाँ x का मान क्या है, -23 से 5 के बीच में तो है, और आगे देखते हैं कौन सा साइन लगाता है। अब देखते हैं, -23 से 5 के बीच में तो है, और कौन सा साइन आएगा, बड़ा ब्रैकेट किस साइड है, -23 की साइड, इसका मतलब ये वाला चिन्ह। ठीक है, और 5 की साइड कौन सा है, छोटा ब्रैकेट, इसका मतलब ये वाला चिन्ह, यानी छोटे ब्रैकेट का मतलब शामिल नहीं करना है, बड़े ब्रैकेट का मतलब शामिल करना है। समझ में आया। देखो -3 से 0 के बीच में हो गया पहला वाला 6 के बराबर 12 के बराबर, या 6 से 12 के बीच में। तीसरा वाला 6 और 12 के बीच में, 6 को शामिल नहीं करना, 12 को शामिल करना है। चौथा वाला -23 को शामिल करना है, 5 को शामिल नहीं करना, और -23 और 5 के बीच में। समझ में आया। आगे देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो गया, यानी वो कौन सा समुच्चय है जिसमें से ये सारे आते हैं, यानी जिसमें ये क्या सारे के सारे आते हैं, ऐसा कौन सा समुच्चय है। ठीक है, तो देखो ऐसा कौन सा समुच्चय है, और आगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें ये सारे के सारे आते हैं। तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ, देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ये किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, त्रिभुजों के समुच्चय का, क्योंकि समकोण त्रिभुजों के जितने भी समुच्चय बन रहे हैं, देखो ये समकोण त्रिभुजों के समुच्चय है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज अलग अलग टाइप के, कोई समबाहु बन रहा है, कोई समद्विबाहु बन रहा है ना, कोई समकोण बन रहा है, तो ये सारे के सारे किसमें दिख रहे हैं आपको, इसमें दिख रहे हैं ना, समुच्चय में, त्रिभुजों के समुच्चय में, सारे टाइप के त्रिभुजों में दिख रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय बन गया। यानी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय त्रिभुजों के समुच्चय का उपसमुच्चय है, वो उसी का पार्ट है। यानी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय किसका उपसमुच्चय हो गया, बहुभुजों का समुच्चय या त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, बहुभुजों का समुच्चय या फिर त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, उसी का छोटा सा भाग है वो, तो इसका मतलब इसके लिए समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बन गया, बहुभुजों का समुच्चय या फिर त्रिभुजों का समुच्चय। सेम ऐसे ही इसी के लिए भी फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, जो फर्स्ट का है वही क्या है, सेकंड का है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किस में होता है, बहुभुजों में काउंट होता है, तो बहुभुजों के समुच्चय में से छोटा सा पार्ट है उसका, या फिर त्रिभुजों के समुच्चय का छोटा सा पार्ट है। यह यानी इनके दो आंसर हो सकते हैं, बहुभुजों का समुच्चय या फिर त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय या फिर त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसे ही समबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, बहुभुजों का समुच्चय या फिर त्रिभुजों का समुच्चय, कुछ भी बोल सकते हो आप। आगे देखो, समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 पद्धत है। इन तीनों समुच्चय ए और बी सी के लिए निम्न में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 1 3 5, एक इधर है, एक इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। इसका मतलब एक इसका उपसमुच्चय हो गया, जैसे इसको मैं क्या मान लेती हूँ, डी मान लेती हूँ, तो ए डी का उपसमुच्चय हो गया। आगे 2 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, तो बी किसका उपसमुच्चय हो गया, डी का, ये भी हो गया। अब 0 क्या है, 0 सी का अवयव है। ठीक है, 0 इसमें भी है, आगे 2 इसमें, 2 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 इसमें भी है, 6 इसमें, 6 इसमें भी, 8 समुच्चय सी का अवयव है, लेकिन 8 क्या है, समुच्चय डी का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सी क्या है, सी डी का उपसमुच्चय भी नहीं होगा। समझ में आया, सी का प्रत्येक अवयव डी में नहीं है, यानी 8 इसमें नहीं है ना,
तो इसका मतलब सी डी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो यानी सार्वत्रिक समुच्चय बनने के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे किसके उपसमुच्चय बनने चाहिए, इसके। तो यानी ये तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखो 1 इधर आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, ठीक है, 5 इसमें भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सारे। यानी ए भी इसका उपसमुच्चय है, बी भी इसका उपसमुच्चय है, सी भी इसका उपसमुच्चय है। इसका मतलब अपना सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, ए। अब देखो ये सारे के सारे बाकी चेक कर लेते हैं। ये सारे के सारे फाई के उपसमुच्चय बन सकते, फाई तो खुद ही खाली है, तो सार्वत्रिक समुच्चय तो बन ही नहीं सकता। अब 1 3 5 इसमें आ रहा है, तो ए तो इसका उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। अब 2 4 6 ये भी बी इसका भी उपसमुच्चय बन गया। अब 0 2 4 6 8, 0 क्या है, सी का तो अवयव है, 0 सी का अवयव है। इसको क्या मान लेती हूँ मैं, डी मान लेती हूँ। लेकिन 0 क्या डी में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो 0 डी का अवयव नहीं है, इसलिए सी डी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो सी के लिए ये उपसमुच्चय नहीं बनेगा ये। तो ये सारे के सारे किसके उपसमुच्चय बन रहे हैं, इसका उपसमुच्चय बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम देखो ऐसे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक इसका उपसमुच्चय अगर डी मान लो उसको, तो ए डी का उपसमुच्चय है, ठीक है। और बी भी क्या है, डी का उपसमुच्चय, और सी भी डी का उपसमुच्चय है। तो इसलिए ए बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, डी सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा ना। और डी को मैंने कौन से वाले को माना है, थर्ड वाले को, ठीक है। डी बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे क्या है 8 9 10, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।